नमस्कार बच्चों, व्याकरण जगत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा व्याकरण का पाठ 3 चल रहा है, शब्द विचार। और बच्चों, कल मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ाए थे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के हमारे 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है। और आज हम रचना के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे और अर्थ के आधार पर शब्द भेद भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 19, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो देखिए बच्चों, यदि आपको पीडीएफ में से नहीं दिखाई दे रहा तो सभी बच्चे अपने बुक में से देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखिए बच्चों, रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। यानी कि जिस शब्द को हम तोड़ेंगे, जिस शब्द के हम खंड करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो टुकड़े करने के बाद उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, या अर्थात जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे रात, दिन, पशु, पक्षी, मेज़, कुर्सी इत्यादि, ये सब क्या है? ये रूढ़ शब्द है। क्योंकि रात को हम टुकड़े कहेंगे राजमत, तो न रा को कोई अर्थ है, न त का कोई अर्थ है। इसी प्रकार पशु, प जमा शु, न तो प का कोई अर्थ है, न ही कोई शु का अर्थ है। तो ऐसे शब्द जो है रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों। अगला हमारा यौगिक शब्द। दूसरा कौन सा हमारा? यौगिक शब्द। अब देखिए, यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं? एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहे जाते हैं। एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे, जैसे घोड़ा जमा सवार, घुड़सवार। घोड़ा जमा सवार, घुड़सवार। तो मूल शब्द और जमा मूल शब्द, ये दोनों मूल शब्द है, दोनों का अर्थ है। ठीक है ना। घोड़ा जमा सवार, घुड़सवार, दोनों का अर्थ है ना। घोड़ा का भी अर्थ है, सवार का भी अर्थ है, दोनों मूल शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। और जैसे रसोई घर, रसोई जमा घर, रसोई घर। रसोई भी मूल शब्द है और घर भी मूल शब्द है, दोनों का अर्थ है ना। इसी प्रकार प्रधान जमा मंत्री, प्रधानमंत्री, तो दोनों का अर्थ है। प्रधान अलग शब्द है, मंत्री अलग है, तो दोनों शब्दों का अर्थ है। तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों। और मूल शब्द तथा प्रत्यय से बने शब्द भी यौगिक शब्द होते हैं। जैसे ईमान जमादार, ईमानदार, दार प्रत्यय है। धन जमा वान, वान प्रत्यय है। सुंदर जमा ता प्रत्यय है, तो ये भी यौगिक शब्द है। ठीक है। यानी कि मूल शब्द जमा प्रत्यय, मूल शब्द में यदि हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो उससे जो शब्द बनता है वह भी यौगिक शब्द ही कहा जाता है। इसी प्रकार उपसर्ग जमा मूल शब्द, उपसर्ग मूल शब्द में हम उपसर्ग जोड़ेंगे और उससे जो शब्द बनेगा वह भी यौगिक शब्द ही होता है। जैसे बे जमा ईमान, बेईमान। अन जमा पढ़, अनपढ़। सु जमा शील, सुशील। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? ये यौगिक शब्द है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, तीसरा हमारा योग रूढ़। तीसरा कौन सा है? योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य के लिए रूढ़ हो जाता है, तब उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। यानी कि योग रूढ़ शब्दों की तरह जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ है से हटकर, यानी कि अपना अर्थ नहीं देता, अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, कोई तीसरा अर्थ देता है और वह शब्द रूढ़ होता है।
तो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, लंबा जमा उदर। लंबा जमा उदर कौन है? लंबा जमा उदर, लंबे उदर वाला कौन है? गणेश। ठीक है, तो गणेश रूढ़ अर्थ है। और देखो, गणेश के हम टुकड़े करेंगे, गणेश जमा श या ग जमाणेश, तो दोनों का कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य के लिए रूढ़ हो जाता है, कोई तीसरा अर्थ देता है और वह अर्थ रूढ़ होता है, तो तब उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे घर जमा वाला, कौन होता है घर वाला? घर का मालिक। घर का मालिक कौन होता है? पति। ठीक है, तो पति क्या है? घर जमा वाला यौगिक शब्द है, घर वाला, क्योंकि मूल शब्द में प्रत्यय जुड़ा है। और घर का मालिक कौन हुआ? पति। और पति के हम टुकड़े करेंगे प जमा ती, तो दोनों का कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये रूढ़ है ना। तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे जलज, जल जमा ज, जल जमा जय। अब जल क्या है? मूल शब्द है और ज उसमें प्रत्यय है। तो जल में जन्म लेने वाला कौन है? जल में जन्म लेने वाला कमल, शंख, मछली। अब इन तीनों के हम टुकड़े करेंगे, कम जमा लय, क जमा मल, श जमा ख, मच जमा ली, तो इनके कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये क्या है? ये रूढ़ शब्द है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके और भी उदाहरण हैं। लंबोदर है, पीताम्बर है, गजानन है, चारपाई है, तो ये ऐसे शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया भाई? रचना के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, अब तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो बच्चों देखिए, अब प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। ठीक है, तो इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, तो विभिन्न प्रत्ययों के लगने से उनके रूप बदलते रहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। परंतु अव्यय शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जिनमें परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वे यथावत वैसे की वैसे रहते हैं, तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? क्रिया विशेषण आते हैं, संबंध बोधक आते हैं, समुच्चय बोधक आते हैं और विषयवादी बोधक आते हैं तथा निपात आते हैं। तो प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द भेद कौन कौन से हुए? विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। और इनमें कौन कौन से आएंगे विकारी और अविकारी में? क्रिया विशेषण, संबोधबोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक और निपात। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर देखिए विकारी शब्द कौन कौन से हमारे। जैसे संज्ञा, मोहन, सीता, गीता, बालक, गाय, शेर, कुर्सी, बेंच आदि। सर्वनाम वह, मैं, तुम, आप, हमें। विशेषण में अच्छा, बुरा, नया, पुराना, छोटा, सुंदर आदि। क्रिया में खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना आदि। ठीक है, तो ये हमारे विकारी शब्द, ये हमारे विकारी शब्द हैं। ठीक है, इन शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो इन शब्दों को जो संज्ञा है, जो सर्वनाम शब्द है, जो विशेषण शब्द है, जो क्रिया शब्द है, इन शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वे शब्द बदल जाते हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारा प्रयोग के आधार पर अविकारी। अविकारी में कौन कौन से आएंगे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक, निपात। ये ऐसे शब्द हैं जब इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इन शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं आता, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा, अच्छा को कहीं भी प्रयोग कर लीजिए वैसे ही रहेगा। थोड़ा, उसने थोड़ा खाया, वह थोड़ा खाता है, वह थोड़ा खाती है। के नीचे, गाय पेड़ के नीचे है। ठीक है ना, बिल्ली मेज़ के नीचे है। ठीक है, वे मेज़ के नीचे हैं। ठीक है, तो इन शब्दों में वाक्य प्रयोग करने पर कोई भी बदलाव
वाक्य में प्रयोग करने से कोई भी बदलाव नहीं आता, तो ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहे जाते हैं। तो प्रयोग के आधार पर हमारे शब्दों के भेद हैं दो, विकारी और अविकारी। विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विश्वादी बोधक और निपात। ठीक है बच्चों। अब चौथा हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। चौथा है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। अर्थ के आधार पर हमारे शब्दों के भेद हैं 4, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। ठीक है। अब एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? एक ही अर्थ देने वाले शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो ऐसे शब्द एकार्थी शब्द होते हैं, जैसे लोहा, ईंट, दीवार आदि। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द, जैसे कर। कर का अर्थ है हाथ, टैक्स, किरण, सूंड आदि। तो कर के 4 अर्थ हुए ना। तो जो एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें कहते हैं हम अनेकार्थी शब्द। और इसी प्रकार जो तीसरा पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो, यानी कि जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे हों, बराबर हों, और जो एक ही वस्तु के व्यंजक हों, जैसे कमल। अब कमल, जलज, पंकज, ये तीनों एक हैं, तीनों का एक ही नाम है। ठीक है। तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और अगला है हमारा विलोम शब्द। उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहे जाते हैं, जैसे अंदर का बाहर, उठना बैठना, जो उल्टा अर्थ देता हो। ठीक है ना, यानी कि विलोम शब्द। विपरीत शब्द, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक, विलोम या विपरीत शब्द कहे जाते हैं, जैसे आना, जाना। ठीक है ना, इधर उधर। ठीक है। कीर्ति, अपकीर्ति, तो ये विलोम शब्द हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे अर्थ के आधार पर 4 भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। तो अब हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। मैं इसकी परिभाषाएं आपको PDF में भेज रही हूँ। सभी बच्चों ने इस पाठ की परिभाषाएं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है। ठीक है, डेट के डाल करके सुंदर हैंडराइटिंग में। तो सभी बच्चे इस पाठ को एक बार फिर पढ़ेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिर भी किसी को ना समझ आए तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज हम इतना ही काम करेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।